नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और हम लोग जुड़ चुके हैं संविधान सीरीज के अपने अगले लेक्चर से। अभी तक पिछले कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं, संविधान के भाग कितने हैं और संविधान की अनुसूचियों के बारे में हमने जाना था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो संविधान के भाग 1 के बारे में होगा। हालांकि हमने पिछले भाग जब हम भाग के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो संघ और राज्य क्षेत्रों में जिन चीजों का वर्णन किया गया है आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान का भाग 1। भाग 1 में आपका अनुच्छेद कितने आते हैं भाई? 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं और ये संबंधित होता है आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से, यानी कि संघ में कितने राज्य हैं या उसमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसका क्षेत्र कितना है। तो इन सब चीजों से रिलेटेड आपका ये भाग 1 वर्णन करता है। तो इसमें जो शब्द है संघ, ये संघ क्या दर्शाता है भाई? संघ जो है वो प्रशासनिक प्रशासनिक क्षेत्रों का प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में बताएगा, यानी ये प्रशासनिक संभाग होता है। और जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र क्या बताता है? राज्य क्षेत्र टेरिटरी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भाई? टेरिटरी के बारे में बताता है। यानी ये है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। संघ क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएगा और राज्य क्षेत्र उसकी टेरिटरी के बारे में बताएगा। ठीक है, तो ये इस बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे इसका जो पहला अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद 1 हमारे संविधान का, वो क्या कहता है? तो अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या होगा भाई? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो हमारे संविधान में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स से आप क्या समझते हैं भाई? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है राज्यों का संघ। क्या अन्य तरह के भी संघ हो सकते हैं या फिर किसी राज्य का अन्य भी प्रकार हो सकता है? तो जब हम देखेंगे तो इसमें राज्यों के अन्य प्रकार हो सकते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? तो एक आपका हो सकता है यूनिटरी। यूनिटरी जिसको हम क्या कहते हैं? एकात्मक। ये कहां पे आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको यूके में, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिलता है। यहां पे क्या होता है? यहां पे सिर्फ केंद्र अस्तित्व में होता है, यहां पे राज्यों का अस्तित्व नहीं होता है। सारी पावर किसके हाथ में होती है? सारी पावर सेंट्रल के हाथ में होती है और यहां पे राज्यों के पास कोई पावर नहीं दी जाती है। दूसरे तरह का आपका क्या होता है? दूसरा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको क्या बोला जाता है भाई? इसको बोला जाता है राज्यों के संघ, जो भारत का एक रूप है। आप भारत में क्या देखेंगे? भारत में राज्यों का संघ का वर्णन किया गया है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया? भारत। यहां पे किस तरह का सरकार होगा, किस तरह का यहां पे बंटवारा होगा शक्तियों का? तो यहां पे आप देखेंगे तो एक केंद्र होगा, एक केंद्र है और उस केंद्र के भीतर कई सारे राज्य हैं। और ये जो राज्य बने होते हैं ये किसी समझौते का परिणाम नहीं होते हैं, बल्कि यहां पर क्या होगा कि यहां पर केंद्र मजबूत होगा और राज्यों को विनाश करने का, यानी कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए जब हम अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 क्या कहेगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को जब हम मिला करके देखते हैं तो वो कहता है कि भारत क्या है भाई? एक अविनाशी केंद्र के साथ कैसा है? वहां पे विनाशी राज्यों का एक अविनाशी केंद्र है। ठीक है, तो ये आपका भारत का एग्जाम्पल हो गया भाई। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे केंद्र जो है वो इन सबको, इन सारे राज्यों को बांधे हुए है। यानी कि केंद्र जो है वो क्या है? केंद्र थोड़ा सा मजबूत है यहाँ पे और राज्य थोड़े से कमजोर हैं। ठीक है, यानी राज्यों को थोड़ी कम शक्ति दी गई है और केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। इसके अलावा और क्या होता है भाई? इसके अलावा होता है आपका फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार, ये इसमें क्या होता है? इसमें राज्यों के सभी राज्य मिलकर के क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं और उस समझौते से केंद्र का निर्माण होता है। तो ऐसा संघात्मक शासन हमें कहां देखने को मिलता है? तो हम अमेरिका यानी कि यूएसए को जब देखेंगे
यूएसए को देखेंगे तो वहां पे क्या है, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि वो एक फेडरेशन है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें हम देखेंगे तो एक केंद्र होता है और केंद्र के साथ जो है वो कई सारे राज्य होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कुछ केंद्र की अपनी पावर होती हैं और कुछ जो है राज्यों की अपनी पावर होती हैं। कुछ वो केंद्र से अपनी पावर ग्रहण करते हैं, कुछ अपने उनके खुद के पावर होते हैं। जैसे अगर हम भारत में देखें तो भारत में क्या होता है, भारत में आपके पास सिर्फ केंद्र की नागरिकता होती है, केंद्र की नागरिकता होती है, परंतु राज्यों की नागरिकता नहीं होती है। और केंद्र में क्या है, केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है और ये सभी भारत में जितने भी न्यायालय हैं उनका क्या है, हेड है। ठीक, लेकिन जब हम एक फेडरेशन यानी कि संघात्मक सरकार की बात करते हैं तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पे केंद्र की भी नागरिकता होगी और राज्य की भी नागरिकता होगी, दोनों की नागरिकता होगी भाई, केंद्र की भी नागरिकता है, राज्य की भी नागरिकता है। इसके अलावा जब हम न्यायालयों की बात करते हैं तो राज्यों के अपने भी सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, राज्यों के अपने सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। इसके साथ साथ एक फेडरल कोर्ट होता है जो कि आपका केंद्र का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई आपकी क्या क्या, यूनिटरी, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन। इसके अलावा क्या और भी कोई किसी तरह का सरकार या किसी तरह का राज्य हो सकता है? तो इसके अलावा एक और राज्य होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन क्या होता है भाई, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। किस तरह का, परिसंघात्मक। परिसंघात्मक में क्या होगा, परिसंघात्मक में जो राज्य होते हैं वो केंद्र से अलग होते हैं और ये आपको कहां देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। कहां मिलेगा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। अब इसका हम एग्जाम्पल कैसे लें, जैसे ये हमने एक केंद्र बना दिया, ठीक, और इसके बाहर यानी कि यहां पे हमने देखा था कि सारे राज्य जो है वो केंद्र के अंदर थे, यानी केंद्र से वो शक्ति प्रदान प्राप्त करते हैं। फेडरेशन में हमने देखा था कि राज्यों को कुछ अलग शक्तियां दी गई हैं। इसी तरह जो परिसंघात्मक होते हैं उसमें ये राज्य जो होते हैं ये केंद्र अलग होता है और राज्यों की शक्तियां अलग होती हैं। तो इस तरह के आप कहां देखेंगे, ये स्विट्जरलैंड में देखेंगे। अब यहां पे इसको क्या बोला जाता है भाई, जो यूनियन ऑफ स्टेट्स होता है उसको बोला जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र। फिर जब हम फेडरेशन देखते हैं तो फेडरेशन में अविनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र कहा जाता है और आपका जो कॉन्फेडरेशन होता है ये विनाशी राज्य का विनाशी केंद्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं और केंद्र कभी भी टूट सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपकी संघ से रिलेटेड जो हमको समझनी थी। अब हम आते हैं अपने संविधान के यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पर। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 1 है वो किसका वर्णन करता है भाई, संघ के नाम का वर्णन करता है और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया कि ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि केंद्र ने क्या किया है, सभी राज्यों को संगठित किया है। राज्यों ने मिलकर के केंद्र का निर्माण नहीं किया है, बल्कि केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास दो नाम की चर्चा होती है। दो नाम कौन कौन से हैं भाई, एक है इंडिया, दूसरा है भारत। तो दो नाम हमारे संविधान में इंगित किए गए हैं। अब भारत के बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं। भारत में प्राचीन काल में अगर हम देखें तो भारत, भारत के अलावा और क्या नाम है भाई, आर्यवर्त, आर्यावर्त नाम है। ठीक, इसके अलावा आप हिंदुस्तान नाम सुना होगा आपने भारत का, ठीक है, हिंदुस्तान बोला जाता है। इसके अलावा इंडिया बोला जाता है। ठीक, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग भारत को नाम दिया और सबके नाम देने के पीछे कुछ कारण थे। जैसे हम जब वैदिक टाइम पे देखेंगे तो वहां पे एक भरत कबीला था जिससे भारत का नाम भारत पड़ा। फिर आर्यावर्त क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि यहां पे जब हम वैदिक काल में ही जाते हैं तो वहां पे आर्यंस का इन्वेजन हुआ था। इन्वेजन कह लें या फिर हम ये कहें कि जो मूल प्रजाति थी यहाँ पे वो आर्यंस के द्वारा, यानी कि जो आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने भारत को एक संगठित करने की कोशिश की, इसलिए इसको आर्यावर्त नाम दिया गया। फिर आप हिंदुस्तान देखेंगे, हिंदुस्तान नाम किसने दिया भारत को, तो हिंदुस्तान नाम दिया है फारस के लोगों ने। कहां के लोगों ने भाई, फारस के लोगों ने। फारस कहां है, तो फारस को आज का जिसको हम ईरान कहते हैं,
ठीक है, उसको क्या कहा जाता था? उसको फारस बोला जाता था। क्यों नाम दिया था ये? वो इसलिए नाम दिया था क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो सिंधु नदी के पास थी। किस नदी के पास थी? तो सिंधु नदी के पास थी, इसलिए इसको सिंधुस्तान न कह के वो सिंधु नदी को, जो फारसी लोग थे वो लोग क्या नाम देते थे? सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी कहते थे। इसलिए इस जगह को क्या बोला इन्होंने? हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का स्थान। ठीक है, तो ये नाम हो गया फारस के द्वारा दिया हुआ। फिर जो इंडिया नाम है, इंडिया नाम भी आपका सिंधु नदी से ही रिलेटेड है। ये किसने नाम दिया था? इसको हम देखें तो ग्रीक और यूरोप के लोग जो थे, सिर्फ हम इसमें ब्रिटेन और ब्रिटिश नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम इसमें जब चर्चा करेंगे तो हम ये जानते हैं कि ग्रीक यानी कि यूनान के लोग जो होते थे, उन्होंने सिंधु नदी को क्या नाम दिया था? वो सिंधु नदी को कहते थे इंडस रिवर। इंडस रिवर, तो इंडस रिवर के किनारे होने की वजह से जो ग्रीक और यूरोपीय लोग थे, उन लोगों ने भारत का नाम इंडिया दिया। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से भारत के अलग अलग नाम आपको देखने को मिले। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में जब हम देखते हैं तो भारतीय संविधान में दो नामों का जिक्र किया गया। अब दो नाम का जिक्र करने के पीछे कारण यह था कि बहुत सारा मतभेद था। क्या मतभेद था भाई? कोई कह रहा था कि ये इंडिया नाम दिया जाए, कोई कह रहा था कि भारत नाम दिया जाए, कोई कह रहा था हिंदुस्तान नाम दिया जाए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना था, परंतु इसके पीछे भी एक तर्क दिया गया कि भाई आप कई तरह का नाम तो नहीं रख सकते हो। तो हमने वैदिक टाइम से ले लिया भारत नाम, जो भारत कबीले से, आपने ऋग्वेद में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो 10 राग युद्ध हुए थे, 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, उसमें एक भरत ट्राइब था, भरत कबीला था। तो भरत कबीले से जिस नाम का उत्पत्ति हुई वो नाम हुआ भारत। तो हमने एक नाम ले लिया भारत वैदिक टाइम से। दूसरा नाम इंडिया वो इसलिए ले लिया क्योंकि इस समय पे भारत पर किसका राज था भाई? ब्रिटिश हुकूमत थी। ठीक है, और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से भी हम देखते हैं कि ब्रिटेन का काफी सारा प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा है। तो इस वजह से भी इंडिया नाम दिया गया, क्योंकि यूरोपीय लोग इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? इंडिया नाम से जानते थे। तो ये कारण था इस हमारे संविधान में दो नाम देने का। अब क्या बोला गया है कि राज्यों के संघ के अर्थ के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बताया है भाई? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें दो चीजें बताई हैं कि भारत को एक एकात्मक बनाया गया, ना संघात्मक बनाया गया। किस तरह का राज्य बनाया गया भाई? जिसमें क्या है कि एक संघ है जिसमें एकात्मकता की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा है, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाया गया। क्यों बनाया गया राज्यों का संघ? तो भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, क्या है भाई? किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो ये आपका पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, यानी राज्य जो हैं वो आपके संघ से अलग नहीं हो सकते। तो उन्होंने राज्यों का संघ होने के दो कारण दिए। किसने दिए भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। कौन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब? हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? भारतीय संविधान के जनक के रूप में। ठीक है, भारतीय संविधान के क्या हैं? ये जनक हैं। तो ये कुछ चीजें थी हमारी अनुच्छेद 1 से संबंधित। इसमें राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये हमने चर्चा कर ली। किसके बारे में भाई? हमने चर्चा कर ली अनुच्छेद 1 के बारे में। फिर भारतीय क्षेत्र के वर्गीकरण के बारे में यदि हम देखें तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं भाई? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हमेशा से इतने थे? नहीं। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो भारत के संविधान में जो राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। कौन कौन सी कैटेगरी थी? ए, बी, सी और डी। ए क्या था आपका? जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से ब्रिटिश प्रोविंस थे उनको
क्या किस में रखा गया था? वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कैटेगरी ए में रखा गया था। बी क्या था आपका? बी आपका जो बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे यानी कि बिग प्रिंसली स्टेट्स, तो उनको कहां रखा गया था? उनको बी कैटेगरी में रखा गया था, बिग प्रिंसली स्टेट्स। सी क्या था आपका? सी आपका जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर कमिश्नरेट का एरिया था, तो उनको आपने सी में रख दिया था। और इसके साथ साथ जो सी है आपका वो क्या बताता है? छोटे के बारे में भी बताता है। छोटे कौन से? छोटे प्रिंसली स्टेट यानी कि छोटी जो देसी रियासतें थी उनको भी आपने सी में रख दिया था। और डी जो है वो इसमें एक ही क्षेत्र था जिसको हम अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? डी से दूर, ठीक है, यानी दूरस्थ क्षेत्र था। कौन सा? वो आपका अंडमान निकोबार था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो भारत का जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 में, तो हमने देखा कि यहाँ पे राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल 4 कैटेगरी में बांटा गया था। परंतु ये जो तस्वीर है ये आगे चल करके बदल जाएगी। कब बदलेगी भाई? जब 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपकी इसमें। और इसके अलावा एक चीज और बता दें आपको कि जब ये राज्यों का क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र होता है, कोई भी एक नया राज्य जोड़ा जाएगा या फिर किसी एक केंद्र शासित प्रदेश को हम एक राज्य के रूप में जोड़ते हैं, तो उसको कहां ऐड किया जाता है भाई? तो हमने जब अनुसूचियां पढ़ी थी तो अनुसूची 1 में इनका क्या किया जाएगा? एडिशन या सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। या तो कोई राज्य हटेगा या कोई राज्य बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा, कहां हटेगा? उनका नाम कहां जोड़ा जाएगा, कहां हटाया जाएगा? अनुसूची 1 में उनको जोड़ा या हटाया जाता है। या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो भी होंगे वो किस में आएंगे? उनके नाम की चर्चा अनुसूची 1 में की जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला। तो यहां तक अनुच्छेद 1 उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। अब हम अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के बारे में चर्चा करता है। क्या, कैसे नए राज्य भाई? ऐसे राज्य जो हमारे आजादी के समय या फिर संविधान लागू होने के समय या तो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं थे या फिर भारतीय संघ के हिस्सा थे परंतु उनको राज्यों का दर्जा नहीं दिया गया था, यानी वो क्या थे? वो केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ऐसे राज्य जो जुड़ेंगे उनको क्या बोला जाएगा? वो भारतीय राज्य में अनुच्छेद 2 के तहत जोड़े जाते हैं। नए राज्य कैसे प्रवेश करेंगे भाई? अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश करेंगे। कौन कौन सी 2 शक्तियां देता है ये एक शक्ति आपको देता है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। नए राज्य जैसे, अब इसमें नए राज्य आपके कौन कौन से हैं भाई? तो जो भारत का हिस्सा नहीं थे, तो इसमें आप देखेंगे गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, गोवा के अलावा और कौन नहीं था भाई? गोवा के अलावा हम देखते हैं सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, सिक्किम जो है वो भी भारत का हिस्सा नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया। पहले तो ये 1961 में क्या बनता है? एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। फिर ये आपका सिक्किम क्या होगा? सिक्किम कब आता है? 1974 में भारत में जुड़ता है। किसके रूप में जुड़ता है? एक स्वायत्त राज्य के रूप में जुड़ता है। यानी कि क्या है? ये एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में भारत में जुड़ेगा। ऑटोनोमस स्टेट के रूप में भारत में जुड़ता है। ठीक है, फिर हम इसको 1975 में राज्य का दर्जा दे देंगे और ये 1961 में जुड़ा था और 1987 में इसको जाके राज्य का दर्जा मिलता है। तो ये आपका क्या हो गया? नए राज्यों का संघ में शामिल करने की शक्ति, यानी नए राज्य बनाए जा रहे हैं जो भारत का पहले से हिस्सा नहीं है, यानी कि जो पहले से अस्तित्व में नहीं है वो, और नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति, यानी कि आपका क्या हो गया? जो भारत का हिस्सा तो है परंतु वो राज्य नहीं है। क्या है फिर? राज्य नहीं है। तो भारत के क्षेत्र में अगर आ रहे हैं और वो राज्य नहीं है तो क्या होंगे? तो वो आपके केंद्र शासित प्रदेश होंगे। यानी कि आपके क्या है? वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि गोवा क्या बना था 1961 में? गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, फिर 1987 में उसको राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि बहुत सारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जो धीरे धीरे करके उनको राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। कोई ऐसा भी राज्य है जिनको आपने
पहले राज्य थे, बाद में उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो हाँ बिल्कुल है, 2019 में अभी रिसेंट में ही जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो राज्य था उसको राज्य का दर्जा हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से उनको क्या बना दिया गया भाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और कितने, पहले ये एक राज्य का हिस्सा थे, अब जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और लद्दाख जो है वो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ चर्चा थी हमारी किसमें, अनुच्छेद 2 में, कि आप नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में किस प्रकार से करेंगे और नए राज्य कैसे कैसे भाई, जो पहले भारत का हिस्सा थे उनको, और जो भारत का हिस्सा नहीं थे, भारत का हिस्सा तो थे परंतु वो किस रूप में थे, वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में थे या फिर ऑटोनोमस स्टेट के रूप में थे, या फिर हम दूसरा क्या जान रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं थे, वो बाद में भारत का हिस्सा बनते हैं। अब जो हमारा अगला है अनुच्छेद, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। ये आपका क्या कहता है भाई, ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद 3 है वो संसद को, संसद क्या भाई, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को ये पूरी शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकती हैं। और ये शक्ति जो है इतनी व्यापक है कि इसका सारा अधिकार जो है वो केंद्र के पास है, राज्यों के विचार और राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या क्या कर सकती है भाई संसद, संसद विधि के द्वारा किसी राज्य में उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके, यानी कि कोई एक राज्य है उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके, जैसे कि हम देखेंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात दो स्टेट बनता है। पहले वो क्या था भाई, वो बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, फिर उसके दो हिस्से कर दिए, यानी दो अलग अलग राज्य क्षेत्र कर दिए भाई। एक राज्य क्षेत्र बना दिया गुजरात, एक राज्य क्षेत्र बनाया गुजरात गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए, और एक राज्य क्षेत्र बना दिया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र बना दिया, ये कौन से स्पीकिंग, मराठी बोलने वाले लोगों के लिए। फिर इसके अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं, जैसे आपका आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र काट करके उसमें क्या बना दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बना दिया गया। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, या फिर दो या अधिक राज्यों को मिला करके नया राज्य बना सकती है भाई, बिल्कुल बना सकती है। और क्या कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। किसी भी राज्य के क्षेत्र को, यानी कि उसका जो क्षेत्रफल है उसको बड़ा कर सकती है और दूसरे राज्य का क्षेत्र जो है वो छोटा कर सकती है। ये कैसे करेगी भाई, उसके करने का कारण यह है कि भाई भारत का मान लीजिए नक्शा इतना है, ठीक है, उसमें से अगर हम किसी राज्य का, ये दो राज्य हैं, ठीक है, एक राज्य ये बड़ा था, ये राज्य छोटा था, या हम मान लेते हैं ये तीन राज्य है, तो यहां पे उनको एक नया राज्य बनाना है। ठीक, तो यहां पे एक नया राज्य बना दिया और ये जो हिस्सा है इसको क्या करेगी, ये जो हिस्सा है इसको, ठीक है, तो ये दो राज्य थे हमारे, तीन राज्य थे, अब कितने राज्य बन गए, ये राज्य आपका एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, पांच राज्य बन गए। तो यहां पे आपका इन दो राज्यों का, इसका भी क्षेत्र कम हो गया, इसका भी क्षेत्र कम हो गया, इसका भी क्षेत्र कम हो गया, इसका भी क्षेत्र कम हो गया और एक नए राज्य का गठन हो गया। तो इस तरह से किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है और किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकता है। इसके अलावा सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है और नाम का भी बदलाव केंद्र सरकार कर सकती है, और ये सब करने के लिए उसे राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा ये करने के लिए उन्हें सिर्फ एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से आप क्या समझते हैं भाई, जितने लोग प्रेजेंट और वोटिंग हैं उसका 50% प्लस एक। ठीक है, मान लीजिए हमारे संसद में 542 सीटें हैं, उस 542 में से सिर्फ 500 लोग वहां पे क्या है, उपस्थित हैं। उपस्थित होने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, वोटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि वो वोट भी दे रहे हैं। तो इस 500 में से अगर 251 वोट आ जाते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, फिर अनुच्छेद 3 के तहत जो प्रक्रिया है वो क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि किसी भी राज्य में कोई भी बदलाव करना होता है, चाहे उसकी सीमा के बारे में बदलाव करना हो, उसके नाम के बारे में बदलाव करना हो, किसी नए राज्य का सृजन करना हो, या फिर उनको राज्य के क्षेत्र को घटाना या बढ़ाना हो, तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि
होम मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है भाई? उसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट क्या करेगा? एक प्रारूप तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? एक ड्राफ्ट तैयार करेगा। ठीक, वो जब ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो उस ड्राफ्ट को कहां भेजा जाता है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा जाता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को उसको भेजा जाएगा। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगी? उस पे जब सहमति जाहिर कर देगी तो इस ड्राफ्ट को कहां भेजा जाएगा? इस ड्राफ्ट को भेजा जाता है फिर वहां से कैबिनेट के पास। कौन सी कैबिनेट के पास भाई? जो केंद्रीय सेंट्रल कैबिनेट जो होती है उसके पास भेजा जाएगा। फिर वहां से सेंट्रल कैबिनेट भी जब उसे अप्रूव कर देगी तो वो अप्रूव होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? इस पे अपनी रिकमेंडेशन देंगे। ठीक, प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे करके उस जो वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उससे जो संबंधित राज्य हैं उनको भेजती है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? संबंधित राज्य को भेजेंगे। ठीक है, संबंधित राज्य को भेजेंगे कि वो उस पे अपने विचार रखने चाहें, जो उनको लगता है वो अपना विचार रख सकते हैं। और इसके साथ ही प्रेसिडेंट क्या करते हैं? कुछ समय दे देते हैं, चाहे वो 14 दिन हो, 15 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो। प्रेसिडेंट उनको कुछ समय देंगे कि इतने समय में आपको इस ड्राफ्ट पर चर्चा करके आपके जो भी सुझाव हो आप हमें उस सुझाव को दे दीजिए। ठीक, तो प्रेसिडेंट ने जो समय सीमा दी होती है उस समय सीमा के भीतर इन राज्यों को अपने सुझाव प्रेसिडेंट तक वापस भेजने होते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट तक वापस भेजने होते हैं। यदि ये राज्य इनको इस समय सीमा के भीतर अपने सुझाव वापस नहीं भेजते हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्य जो है वो संतुष्ट है, जो ये ड्राफ्ट तैयार हुआ है उससे सहमत है। ठीक, तो फिर जो ये संबंधित राज्य होते हैं ये अपने सुझाव वापस किसको भेजेंगे? वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे। फिर प्रेसिडेंट के पास जब ये चीज आ जाती है तो प्रेसिडेंट इसको कहां भेजते हैं भाई? प्रेसिडेंट इसको सदन में भेजेंगे, संसद में भेजेंगे। फिर संसद पर इस पर गहन चर्चा होती है। संसद जब इस पर गहन चर्चा करती है तो इसमें हर एक मुद्दे पर चर्चा होती है, हर एक विषय पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वोटिंग कराई जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो संबंधित राज्य हैं उन्होंने जो सुझाव भेजे हैं उन पे चर्चा की जाए या फिर नहीं की जाए, क्योंकि इन संबंधित राज्यों के द्वारा भेजा गया जो सुझाव होता है वो हमारी संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बाध्यकारी नहीं होता है, यानी कि जो संसद है वो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। जो सुझाव दिए गए हैं वो चाहे तो उन सुझावों को इसमें संशोधित करके डाल सकती है या फिर संशोधन करके नहीं भी डाल सकती है, मतलब उसका संशोधन नहीं करेगी। वो जैसा उनको ड्राफ्ट भेजा गया था वैसा ही सदन में पारित किया जाए। ठीक, अब अगर उसमें उसके अलावा भी कोई संशोधन होता है तो भी संसद क्या करेगी? वापस नहीं भेजेगी और इसको इसी रूप में, जिस रूप में उन्होंने संशोधित किया है उस रूप में पारित कर देगी। फिर संसद के दोनों सदनों से ये क्या होगा? संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं भाई? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या होगा? ये साधारण बहुमत से जब पारित हो जाता है तो फिर ये वापस से किसके पास भेजा जाता है? वापस से इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, यानी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते ही ये नियम जो है वो लागू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था। कहां से कहां? पहले गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के भीतर एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट होता है। वो क्या करता है? वो ड्राफ्टिंग का काम करता है। वो तैयार करेगा कि किस राज्य से कौन से क्षेत्र को हटाना है, किस क्षेत्र को बढ़ाना है या नाम बदलना है। ये सारा प्रोसेस करके वो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है? गृह मंत्रालय को वापस अपनी रिपोर्ट भेजेगी और वापस रिपोर्ट भेजने के बाद गृह मंत्रालय यदि उस पर सहमत होती है, उस पर एग्री करती है उस ड्राफ्ट पे, तो वो कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेगा गृह मंत्रालय। कैबिनेट जब उस पर अपनी सहमति दे देती है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उसको भेजेंगे किसके पास भाई? राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के पास भेजेंगे। जिस भी राज्य का सीमा में कोई बदलाव हो रहा है या उनको परिवर्तन किया जा रहा है या जो भी राज्य उससे अफेक्ट हो रहे हैं उनके पास भेजा जाएगा कि आप इस पे चर्चा करिए। उनको एक समय सीमा दी जाती है, उस समय सीमा के भीतर उनको अपने सुझाव प्रेसिडेंट को वापस देने होते हैं। और यदि वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि ये जो राज्य हैं वो क्या हैं? वो इस ड्राफ्ट से पूरी तरह से सहमत हैं। फिर वो
प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो उसको संसद में प्रस्तुत करेंगे। संसद में प्रस्तुत करने के बाद लोकसभा के अंदर उस पर और राज्यसभा पर उस पर चर्चा होगी। चर्चा के साथ साथ कोई संशोधन करना होगा तो संशोधन किए जाएंगे, और यदि नहीं करना होगा तो नहीं किए जाएंगे। फिर वो अगर बिल राज्यसभा और लोकसभा में साधारण बहुमत के माध्यम से अगर वो पास हो जाता है तो क्या बन जाएगा भाई, वो एक नए राज्य के निर्माण हो जाएगा, या फिर हम कह लें कि उसमें क्या हो जाएगा, वो चीजें जो है वो मान ली जाती हैं, वो पारित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। अभी हमने बताया आपको क्या है प्रोसेस में कि इसका राष्ट्रपति जी का जो है वो रिकमेंडेशन जरूरी होता है। रिकमेंडेशन के बाद उसको संबंधित राज्य तक भेजना होता है। विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति इसे क्या करता है, संबंधित विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को उनके विचार व्यक्त करने के लिए भेजता है, लेकिन उनके विचार क्या होते हैं, संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं होते हैं। क्या है इसमें भाई, संसद राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, संसद अपने अनुसार निर्णय ले सकती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, हमने जो पहला देखा था, जो पहला अनुच्छेद था वो क्या कह रहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहा था कि उसमें आपका राज्यों का कोई समझौता नहीं है, इसलिए केंद्र जो है वो क्या है, इनडेस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, यानी कि अविनाशी है। लेकिन जो हमारा अनुच्छेद 3 है वो क्या कह रहा है कि केंद्र राज्यों के सीमा, नाम, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि जो राज्य हैं आपके वो क्या है, वो विनाशी हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिबल हैं। तो इसलिए इसका निष्कर्ष ये है कि भारत क्या है भाई, विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक, चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। पूरा प्रोसेस आपको बता दिया कि किस प्रकार से क्या चीजें होती हैं। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो आपके अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो संविधान संशोधन किए जाएंगे, जो संशोधन किए जाएंगे वो आपके संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगे। किसके तहत भाई, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे भाई, क्योंकि अनुच्छेद 368 में क्या होता है भाई, अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता से आपका क्या तात्पर्य है, विशेष बहुमत की आवश्यकता से आपका तात्पर्य है 2/3 ऑफ पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि आपको 2/3 मत मिलना चाहिए। जितने लोग उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका आपको 2/3 मत मिलना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, आपको टोटल सीट का 50% +1 आपको मिलना चाहिए। तो ये विशेष बहुमत नहीं होगा। इसको हम कौन सी बहुमत से पारित करते हैं, तो इसको हम पारित करते हैं साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत के माध्यम से हम इसको पारित करते हैं। ठीक है, तो जब ये साधारण बहुमत से पारित होता है तो अनुच्छेद 4 यही कहता है कि ये संवैधानिक संशोधन का अपवाद होगा, यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन जो है वो संवैधानिक संशोधन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। ठीक है, तो अब इस मामले में इस चीज को लेकर के एक केस आता है जिसको हम कहते हैं बेरूबारी यूनियन मामला। कब आता है भाई, 1960 में सामने आता है। क्यों आता है, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारत को किसको देना था, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का क्षेत्र था। तो भारत उस क्षेत्र को किसको दे रहा था, पाकिस्तान को दे रहा था, और पाकिस्तान से कुछ क्षेत्र भारत में शामिल कर रहा था। तो क्या वो भी आपका संविधान संशोधन में नहीं आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी यूनियन मामले में यह कहा कि यदि भारत अपना कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंपता है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है। यानी कि अगर आप अपना राज्य किसी और को सौंप रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। यानी कि आपको कहां जाना पड़ेगा, विशेष बहुमत के पास जाना पड़ेगा। विशेष बहुमत कि 2/3 लोग जो वहां पे उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 वोट आपको मिलना चाहिए। कहां का, सदन का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ जो आपकी टोटल सीट है उसका 50% +1 आपका सीट होनी चाहिए, एक वोट मिलना चाहिए। ठीक है,
तो ये चीजें आपकी इसमें बेरूवाड़ी यूनियन में क्लियर कर दी गई। तो इसी के तहत जब हम अभी देखेंगे आगे चल करके 100वां संविधान संशोधन किया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि विवाद के निपटारे के लिए, तो वहां पर भी ये संविधान संशोधन होता है और उसको हम 100वां संविधान संशोधन कहते हैं। और उसको हम क्या कहते हैं भाई, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के रूप में जाना जाता है, भूमि सीमा समझौता के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुछ एनक्लेव जो थे वो बांग्लादेश के भारत में थे और भारत की कुछ एनक्लेव जो हैं वो कहां थे, बांग्लादेश में थे। तो उनका आदान प्रदान किया गया, तो उसको 100वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया। अब हम देख लेते हैं भाई, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक हो गया। अब इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जब भारत का निर्माण हुआ तो संविधान बनता है, संविधान के साथ साथ जो राज्यों का गठन किया जाता है उसमें एक मांग रखी जाती है कि भाषाई आधार पर यदि राज्यों का गठन किया जाएगा, इसका मतलब हुआ कि एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक राज्य दे दिया जाए, तो क्या होगा, सहूलियत और बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इस चीज की मांग उठने लग गई भाषाई आधार पर। भाई तेलुगु बोलने वाले लोग जो है वो एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की मांग करने लग गए, मराठी बोलने वाले लोग मराठा स्पीकिंग बोलने वाले लोग जो थे वो मराठी भाषी राज्य की मांग करने लग गए, गुजराती बोलने वाले गुजराती भाषा उसकी मांग करने लग गए। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इस चीज को लेकर के एक समिति बनाई जाती है। कब बनाई जाती है भाई, जून 1948 में एसके धर आयोग बनाया जाता है। एसके धर कौन थे भाई, एसके धर जो हैं वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, यानी कि रिटायर्ड जज थे। एसके धर की अध्यक्षता में एक धर कमीशन बनाया जाता है। और इसको क्यों बनाया जाता है भाई, भाषाई आधार की जांच करने के लिए। जून 1948 में बनती है और अपना रिपोर्ट कब देगी भाई, दिसंबर 1948 में रिपोर्ट देगी और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को सिरे से खारिज कर देगी कि भाई ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देगा और भारत में विभाजन यानी फूट डलने की कगार आ जाएगी। ठीक है, तो दिसंबर 1948 में यह रिपोर्ट सौंपी जाती है। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के बजाय किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया। तो जब ऐसा किया गया तो दक्षिण भारत में क्या हुआ, दक्षिण भारत में असंतोष की भावना पैदा हुई। तो इस दक्षिण भारत में असंतोष की भावना को देखते हुए दिसंबर 1948 में ही जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में एक और समिति बनाई जाती है। उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य भी यही होता है कि वो क्या करेगी, वो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो डिमांड है उसकी समीक्षा करेगी। उस समिति का नाम क्या दिया जाता है भाई, उस समिति का नाम दिया जाता है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति में जे से आपका जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो 3 सदस्यीय ये समिति होती है और ये 3 सदस्यीय समिति जो है वो क्या करती है, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। और ये भी समिति क्या कहती है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वाजिब नहीं है और किस आधार पर होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो इसको लेकर के दक्षिण भारत में अभी भी क्या है भाई, असंतोष फैला हुआ है। और दक्षिण भारत में कांग्रेस के एक नेता हैं, कांग्रेस के एक नेता होते हैं, क्या नाम होता है उनका, पोट्टी श्री रामालू। ठीक है, क्या नाम होता है, पोट्टी श्री रामालू। वो क्या करते हैं, वो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हैं। ठीक है, और इस मांग के साथ साथ वो क्या करेंगे, वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ठीक है, और इस आमरण अनशन पर बैठने के साथ साथ जब हम देखेंगे तो उनकी 56 दिनों तक आमरण अनशन पर बैठे रहने से उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आमरण अनशन पर बैठते हैं और वर्ष 1952 में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस और जो केंद्र सरकार है वो सत्ते में आ जाती है। और सत्ते में आती है तो क्या होता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी से एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है, जिसको हम आंध्र प्रदेश के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पहला राज्य जो बनेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनेगा जो किस आधार पर बना भाई, वो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना।
ठीक, भाषाई आधार पर पहला राज्य क्या कौन बनता है? आंध्र प्रदेश बनता है। कब बनता है? 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य होता है। क्यों बनता है? क्योंकि एक कांग्रेस के नेता पोट्टी श्रीरामालू जो आमरण अनशन पर बैठ गए थे और फाइनली 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु से केंद्र सरकार सत्ते में आती है और केंद्र सरकार बाध्य हो जाती है आंध्र प्रदेश को निर्माण के लिए। तो 1953 में कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री पोट्टी श्रीरामालू के 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, जिसे सरकार दबाव में आ गई और भाषाई आधार पर पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है 1953 में। और श्रीरामालू पोट्टू की मृत्यु कब होती है भाई? 1952 में। ठीक है, तो ये थी कुछ चीजें। जब पहला भाषाई आधार पर एक राज्य का निर्माण हो जाएगा तो भाई और राज्य भी देख रहे हैं, वो कहेंगे भैया आपने तेलुगु के लिए तो बना दिया, हमारा कौन देखेगा? यानी हम भी कोई आदमी मारे तभी आप बनाओगे, बिना आदमी मारे नहीं बनाओगे। तो इसके लिए फिर से एक कमेटी बैठाई जाती है। वो कमेटी होती है फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन के रूप में बैठाया जाएगा। कितने सदस्यीय होती है? ये भी 3 सदस्यीय होगी। इसके 3 मेंबर होंगे। 3 मेंबर कौन कौन होंगे? एक आपके के.एम. पणिकर साहब होंगे, के.एम. पणिकर, और दूसरे आपके एच.एन. कुंजरू साहब होंगे। तो के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू साहब के साथ साथ फजल अली जो हैं वो क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे, यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? इस कमीशन के चेयरमैन होंगे। फजल अली साहब कौन थे भाई? ये आपके न्यायाधीश थे। तो ये जो समिति बनाई जाती है इसको क्या बोला जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है। कब बैठती है भाई? दिसंबर 1953 में इस आयोग का गठन किया जाता है और 1955 में ये आयोग अपना रिपोर्ट सौंपती है। अपना रिपोर्ट सौंपती है तो क्या कहती है? तो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि भाषा को मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया गया, हालांकि इसने एक राज्य एक भाषा की बात को नकार दिया था। यानी कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन तो कर सकते हैं, परंतु आप ये उसमें क्लॉज नहीं डाल सकते हैं कि एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएगी। ठीक है, तो आयोग ने तर्क दिया कि भारत की एकता और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। यानी कि भाषा के आधार पर यदि पुनर्गठन हो रहा है तो उससे भारत की एकता और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसने क्या बोला भाई? कि संविधान के तहत राज्यों को 4 स्तरीय वर्गीकरण यानी ABCD जो वर्गीकरण था, जो हमने आपको बताया था, उसको समाप्त करने का सिफारिश की। ठीक, और क्या सिफारिश की? कि पुनर्गठन करके कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें से ये 2 तर्क मान लिए गए और ये जो आपका 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश था, इसमें कुछ संशोधन के साथ जो है वो जब हमारा 7वां संविधान संशोधन किया जाएगा तो उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। कब आता है भाई? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से आता है और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में इसे पारित किया जाएगा। 1 नवंबर 1956 को भारत में क्या संशोधन किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। और फजल अली आयोग ने कितना बोला था भाई? 16 राज्यों की सिफारिश की थी और केंद्र शासित प्रदेश उन्होंने कितने बोले थे? 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन जब राज्यों का ये संशोधन होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होता है, तो उस समय पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो गठित किए जाते हैं। तो ये आपका 1951 का है जो ABCD में था। आप देखेंगे तो ये जो लाल वाला हिस्सा है ये आपका क्या है? पार्ट A के स्टेट है, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, प्रशासन करती थी। फिर ये जो पीले वाले हिस्से हैं ये आपके बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके बड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं, बिग प्रिंसली स्टेट्स। तो ये बी में आते थे। फिर सी में आपका क्या आता है? सी में आपका ये जो भूरे भूरे से हिस्से हैं ये आपका किस में आता है? कमिश्नरेट एरिया में, या फिर जो छोटी देसी रियासतें हैं जैसे आपका ये भोपाल का क्षेत्र हो गया, अजमेर का क्षेत्र हो गया, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र है, फिर उसके अलावा आपका ये कच्छ का क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें जो है ये किस में आती थी आपकी? ये आपकी पार्ट सी में आती थी। इसके अलावा ये पर्पल वाला पार्ट में क्या आता था भाई? ये अंडमान निकोबार का क्षेत्र आता था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी आपकी 1951 में। परंतु ये फिर कब बदल जाती है? ये बदल जाती है 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। जो कब आता है? 7वां संविधान संशोधन 1956। ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें अभी जो हमने मैप में दिखाया था उसी का आपका ये वैसा रूप है।
ठीक है। तो 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में होता है तो उसमें आपके कितने राज्य दिए जाते हैं भाई? उसमें 14 राज्य दिए जाते हैं और 14 राज्य के साथ साथ आपको क्या दिया जाता है? 6 केंद्र शासित प्रदेश दिए जाते हैं। तो 14 राज्य कौन कौन से थे? जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। ठीक है, तो ये तो आपके 14 राज्य हो गए। इसके अलावा आपको क्या क्या और क्या क्या चीजें थी? इसके अलावा जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें आपका था दिल्ली, दिल्ली के अलावा मणिपुर, त्रिपुरा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। तो ये सारी चीजें, लक्षद्वीप, ये सारी चीजें जो हैं वो किसमें आ जाती हैं? आपकी वो इसमें आ जाती हैं। तो 14 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था, फिर असम, बिहार, बंबई, इसको बाद में 1960 में 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, महाराष्ट्र और गुजरात, जो अभी हम आगे देखेंगे। फिर जम्मू कश्मीर, केरल, केरल कैसे बना? आपका त्रावणकोर और कोचीन और मालाबार को मिला करके एक नए राज्य का स्थापना किया गया। मध्य प्रदेश, फिर मद्रास, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तमिलनाडु कर दिया गया। मैसूर, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया भाई? कर्नाटक कर दिया गया। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये थे आपके 14 राज्य। इसके अलावा जो 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें आपका अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जो आपका लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमनदीप द्वीप समूह है, इसको अब क्या नाम दे दिया गया है? अब लक्षद्वीप नाम दे दिया गया है। मणिपुर और त्रिपुरा, और मणिपुर और त्रिपुरा बाद में क्या हो गए? इनको राज्य बना दिया गया और हिमाचल प्रदेश को भी राज्य बना दिया गया। इसके अलावा दिल्ली को यूनियन टेरिटरी से क्या बना दिया? एनसीटी बना दिया गया। एनसीटी का मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीजें हुई। फिर अगला हम देख लेते हैं भाई, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं कि जब 1956 में ये राज्य बन जाते हैं उसके बाद भी कई सारे राज्य गठित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं भाई? वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, और जब 1956 का अधिनियम आया था तब कितने राज्य थे? 1956 के अधिनियम के समय पे 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 1956 के बाद भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर नए राज्य बनते गए। जैसे 1960 में बंबई से अलग करके गुजरात एक राज्य बनता है जो भारत का 15वां राज्य होगा। ठीक, फिर 1963 में नागालैंड का निर्माण होगा, वो भारत का 16वां राज्य होगा। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा 17वां राज्य बनता है। पंजाब में कौन से भाषा? पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब, और सामान्य हिंदी बोलने के लिए कौन सा? सामान्य हिंदी, हरियाणा। ठीक है, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बनेगा। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये कौन से? 19वें, 20वें और 21वें राज्य बनेंगे। फिर 1975 में सिक्किम 22वां राज्य बनेगा और 22वां राज्य बनेगा किसके माध्यम से? 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये क्या था भाई? सिक्किम जो है एक चोग्याल वंश, चोग्याल साम्राज्य का हिस्सा था, चोग्याल साम्राज्य का हिस्सा था और ये भारत का हिस्सा नहीं था। इसको 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में शामिल किया जाता है और भारत में शामिल करके इसको किसका क्या दर्जा दिया जाता है भाई? ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाएगा पहले, फिर उसके 1 साल बाद 36वां संविधान संशोधन करके इसको भारत का हिस्सा बना दिया जाएगा 1975 में। फिर 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इस कौन से राज्य? 23वें, 24वें, 25वें राज्य बनेंगे। वर्ष 2000 में 3 राज्य और बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ कहां से बनता है भाई? छत्तीसगढ़ बनता है मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बनता है उत्तर प्रदेश से और झारखंड अलग होता है बिहार से। फिर 2014 में तेलंगाना राज्य 29वां राज्य के रूप में बनेगा। ये कहां से अलग होगा? ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया जाएगा। फिर 2019 में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य की श्रेणी से हटा करके उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। वर्तमान की स्थिति यह है कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको अगर आपको ये ऐसे याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे आग न हरी है, मंत्री मेसमी अंगूछा उत्तर में झाड़ते हैं।
ठीक है, क्या है, आग न हरी है और मंत्री मेस्मी अंगोछा उत्तर में झाड़ते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आ आपका क्या है, आ आपका 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण है। आ से आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक, आंध्रा। ग से क्या हो गया आपका, गुजरात हो गया। ना से क्या हो गया आपका, नागालैंड हो गया। ना से नागालैंड हो गया। कब बनता है भाई नागालैंड, 1963 में बनता है। फिर हरी से आपका क्या हो गया, हरियाणा हो गया। कब बनता है, 1966 में बनता है से आपका क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। कब बनता है हिमाचल आपका, हिमाचल बनता है 1971 में। 1971 में आपका हिमाचल बनेगा। फिर आपका मणिपुर और आपका क्या है, मणिपुर और त्रिपुरा, ये कब बनता है, 1972 में बनता है। मणिपुर, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, ये मेघालय। ठीक है, ये कब बनेगा, मणिपुर, त्रिपुरा, ये 1972 में बनेगा। ठीक है, कौन कौन सा, मन से मणिपुर, त्रि से त्रिपुरा और मे से मेघालय। फिर ये आपका सिक्किम कब बनता है, सिक्किम बनता है 1975 में। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत का हिस्सा बनेगा ऑटोनॉमस राज्य के रूप में। फिर 1975 में ये भारत का एक राज्य बन जाएगा। ठीक, फिर मी आपका क्या है, मी से है आपका मिजोरम। मिजोरम कब बनेगा भाई, तो मिजोरम आपका बनता है, मिजोरम आपका बनता है 1987 में। मिजोरम के साथ और कौन कौन से राज्य हैं, तो अ से आपका क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। अ से अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ग से आपका क्या हो गया, ये गोवा हो गया। ठीक, ये तीनों राज्य का निर्माण कब होगा, 1987 में होगा। फिर छ से आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कब बनता है, छत्तीसगढ़ बनता है वर्ष 2000 में। और इसके साथ साथ दो और राज्य बनते हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड भी आपका 2000 में बनेगा, वर्ष 2000 में। और झा से आपका क्या हो गया, झारखंड। झारखंड कब बनेगा भाई, झारखंड भी आपका वर्ष 2000 में बनता है। फिर आपका ते से क्या हो गया, तेलंगाना। तेलंगाना आपका 2014 में बनता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है, आग न हरी है मंत्री मेस्मी अंगोछा उत्तर में झाड़ते हैं। इसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि 1956 के बाद जो है जिन राज्यों का निर्माण हुआ, जिन राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे जो राज्य भारत के हिस्सा नहीं थे। तो जो राज्य भारत के हिस्सा नहीं थे, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें तो पुडुचेरी, पुडुचेरी और पुडुचेरी और एक चंद्रा नागौर करके एक जगह है। कहां पे, चंद्रा नागौर कहां पे है भाई, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये क्षेत्र कहां से लिया गया, ये किसके कब्जे में था, ये फ्रांस के कब्जे में था। और 1954 में इसको भारत में शामिल किया जाता है। ठीक है, किससे लिया जाता है, फ्रांस से लिया जाता है 1954 में। फिर दूसरा जो आपका क्षेत्र है 1961 में आपसे कहां से लिया जाएगा, 1953 में गोवा, गोवा, दमन दीव, दमन दीव और क्या भाई, और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ये सब कहां पे हैं, ये पश्चिमी तट पे हैं भारत के। ये तीन जो क्षेत्र हैं ये किससे लिया जाता है, ये पुर्तगाल से लिया जाता है। हालांकि जो पुर्तगाल है ये भारत को देने के लिए ये क्षेत्र तैयार नहीं था, तो एक ऑपरेशन चलाया जाता है, सैन्य कार्रवाई की जाती है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन विजय। उसके माध्यम से ये भारत में शामिल किए जाते हैं। फिर जो तीसरा है वो आपका क्या है, 1974 में सिक्किम, सिक्किम राज्य भारत का हिस्सा बनता है। सिक्किम राज्य कहां पे था भाई, चोग्याल वंश की, चोग्याल साम्राज्य का यहाँ पे क्या था, चोग्याल साम्राज्य का यहाँ पे शासन था। और इस चोग्याल साम्राज्य से इसको भारत में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसको चोग्याल शासन से भारत में मिलाया जाएगा 1974 में, किसके रूप में, एक स्वायत्त राज्य के रूप में। फिर इसको किसका दर्जा दे दिया जाएगा, 1975 में फिर इसको संपूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये जो कुछ राज्य और क्षेत्र थे जो भारत के हिस्से नहीं थे, उनको बाद में भारत का हिस्सा बनाया गया। ये जब बनाया गया था स्वायत्त शासन, स्वायत्त राज्य के रूप में, कौन सा संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन। और पूर्ण राज्य 1975 में कौन सा, 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये कुछ
चीजें थी। अब हम देख लेते हैं 2019 में जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, ये हाल के वर्षों का सबसे बड़ा बदलाव है। अधिनियम में क्या किया गया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। पूर्ववर्ती राज्य जो था आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको राज्य का दर्जा इसमें समाप्त कर दिया जाता है और इसे दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कौन से भाई? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के अंदर विधानसभाओं का क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है, और लद्दाख में विधानसभाओं का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इसके साथ साथ जो है अनुच्छेद 1970 के तहत मिलने वाले जो विशेष प्रावधान थे उनको भी निष्प्रभावी कर दिया गया है इस क्षेत्र से। ठीक है, फिर इसके अलावा एक चीज और देख लेते हैं, दादर और नागर हवेली। ठीक, दादर और नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी थी और दमन और दीव एक यूनियन टेरिटरी थी। ठीक है, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का 2020 में विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। लागू कब होता है? आपका 26 जनवरी 2020 से यह लागू हो जाता है और दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को एक कर दिया जाएगा और राजधानी इसकी दमन को बनाया जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जब हम देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 8 हो जाएगी। इससे पहले कितनी थी? 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब घट करके 8 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद से हमारे पास जो है वो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसको देख लेते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक भूमि समझौता जिसको हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 2015 में आया था। क्या किया गया भाई? तो यह दशकों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। क्या हो रहा था यहां पे कि भारत की कुछ एनक्लेव्स थे जो बांग्लादेश के अंदर थे और बांग्लादेश के कुछ एनक्लेव्स जो थे वो भारत के अंदर थे। तो इसमें वहां रह रहे लोगों के बीच में एक नागरिकता को लेकर के, उनकी पहचान को लेकर के एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि वो भारतीय हैं या फिर वो बांग्लादेशी हैं। अभी आप जान रहे होंगे कि ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है और यहां पर भारतीय बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी एसआईआर किया जा रहा है, तो एसआईआर के माध्यम से भी बहुत सारे बांग्लादेश के रहने वाले लोगों को वापस से उनके देश में भेजने की तैयारी की जा रही है। कुछ रिफ्यूजी कैंप, कुछ कैंप लगाए गए हैं जिसके माध्यम से उन्हें वापस उनके देश में भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इन सब विवादों को सुलझाने के लिए ये जो 100वां संविधान संशोधन था 2015 का, ये एक लैंडमार्क संविधान संशोधन था और अंतः क्षेत्रों के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी इसमें। यानी कि जो क्षेत्र भारत के थे बांग्लादेश के अंदर, छोटे छोटे एनक्लेव, जैसे मान लीजिए कि ये भारत और बांग्लादेश का ये मान लीजिए ये नक्शा है। ठीक है, तो यहां पे ये भारत है और ये बांग्लादेश का हिस्सा है। तो इस बांग्लादेश के भीतर ये छोटे छोटे भारत के कुछ एनक्लेव्स थे और भारत के अंदर बांग्लादेश के कुछ ये सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ छोटे छोटे एनक्लेव थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि ये भारत के अंदर थे लेकिन ये बांग्लादेश के एनक्लेव थे। तो यहाँ के रहने वाले नागरिक भारत के नागरिक तो कहलाएंगे नहीं, वो किसके नागरिक कहला रहे थे? वो बांग्लादेशी नागरिक कहला रहे थे। तो इसमें एक बड़ी पहचान को लेकर के यानी आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस की एक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इसको सुलझाने के लिए क्या किया गया? इन अंतर क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। जो बांग्लादेश के क्षेत्र भारत वाले, बांग्लादेश के एनक्लेव भारत वाले क्षेत्र में थे, उनको भारत में मिला दिया गया और जो भारत के क्षेत्र बांग्लादेश के भीतर थे उनको बांग्लादेश में मिला दिया गया। और उनके रहने वाले नागरिकों को और निवासियों को यह पूरी छूट दी गई कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर वहां से उठ करके वो बांग्लादेश जा सकते हैं और बांग्लादेश की नागरिकता को अपनी रिटेन कर सकते हैं। और जो भारतीय बांग्लादेशी एनक्लेव में थे वो क्या करेंगे? वो भारत में आ सकते हैं या फिर वो वहीं बांग्लादेश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी। अब इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, कितने एनक्लेव्स का हस्तांतरण हुआ। तो क्षेत्रों के हस्तांतरण में हम देखेंगे तो 111 एनक्लेव जो हैं भारत ने बांग्लादेश को सौंपे, जबकि बांग्लादेश ने 51 एनक्लेव्स को भारत को सौंपा। कुल सीमा का कितना सीमांकन हुआ भाई? 6.1 किलोमीटर अचिन्हित सीमा खंड का निपटारा किया गया। कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए इसमें? आपके राज्य असम, बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, ये 4 राज्य जो हैं वो
प्रभावित हुए। फिर हमने आपको बताया कि नागरिकता का विकल्प जो है वो वहां के रहने वाले निवासियों को वो अपनी पसंद से यानी स्वेच्छा से वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते थे या फिर चाहे तो किसकी नागरिकता ले सकते थे, वो बांग्लादेश की नागरिकता ले सकते थे। ऐसा ही कुछ केस हम 1954 में हमें देखने को मिलता है, जब 1954 में पुद्दुचेरी क्या होगा, पुद्दुचेरी भारत का हिस्सा बनेगा। किससे? फ्रांस से। फ्रांस से जब हम पुद्दुचेरी का अधिग्रहण करते हैं तो इसके तहत आपके 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? यनम, माहे, कराईकल, कराईकल और पुद्दुचेरी। ठीक है, तो इनको भी ये पूरी स्वेच्छा दी गई थी कि वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, चाहे तो वो फ्रांस के नागरिक बने रह सकते हैं। तो आज भी जब हम देखेंगे फ्रांस में कभी चुनाव होता है तो उसका एक आध बैलेट बॉक्स वो यहां पुद्दुचेरी में भी रखा जाता है और जो फ्रांसीसी नागरिक पुद्दुचेरी में रह रहे हैं वो अपना वोट का अधिकार यहां पे अपना क्या करते हैं, उसका अधिकार का निर्वहन करते हैं और वोट डालते हैं। तो इसी तरह का कुछ अधिकार यहां पर भी दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? जब बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ भाई? 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद 1974 में इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान साहब के बीच समझौते पर आधारित था। 2011 में एक प्रोटोकॉल के जरिए इसको स्पष्ट किया गया, परंतु 2015 में इसको क्या हुआ, संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया और सीमा विवाद सुलझाने से घुसपैठ और तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी और भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक रिश्तों को मजबूती तो आई, परंतु आज के टाइम हम देखें, जब हम आज चर्चा कर रहे हैं हम और आप मिलके, तो आज के टाइम पे बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वहां पे लोकतांत्रिक शासन का पतन हो चुका है और वहां पे क्या हो रहा है भाई, वहां पे आगजनी हो रही है, लोग जो है वो अराजक हो गए हैं। तो इस तरह की स्थिति वहां पे उत्पन्न हो गई है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होगी तो द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि संघ और राज्य क्षेत्र की आपको जो हमने चर्चा की वो सब अच्छे से समझ आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम नागरिकता की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।